तो सबसे पहले आप लोग आवाज़ कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि देश की रक्षा करना, ठीक है ना, किस कोटि में आता है। ऑप्शन ए कह रहा है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा है मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना। तो देखिए, देश का रक्षा करना जो आता है वो आपको मौलिक कर्तव्य में आता है। किस में आता है? मौलिक कर्तव्य में। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जो मौलिक कर्तव्य है आखिरकार क्या है। ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से समझिए। इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना। याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को क्या बोलते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, याद रखिएगा, यह जो प्रेरित है, ठीक है ना, यह आपको सोवियत रूस से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? सोवियत रूस से। ठीक है ना। नहीं तो हम कह सकते हैं कि उस समय के जो सोवियत संघ था उसी से यह क्या था कि आपको प्रेरित था। कौन? तो आपको यानी कि मौलिक कर्तव्य, क्योंकि बात हो रही है 1976 की। ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 42वां संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संशोधन द्वारा। तो याद रहेगा, अगर हम प्रश्न कर देंगे कि बताइए कि भारतीय संविधान में जो ये जो मौलिक कर्तव्य है उसको कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो हम कहेंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वह आपको किस समिति के अनुशंसा पर। ठीक है ना। तो यह जो जोड़ा गया था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, यह आपको सरदार सोनसी समिति के अनुशंसा पर। याद रहेगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था किसके अनुशंसा पर, तो सरदार सोनसी, ठीक है ना, समिति जो है, इसी समिति के अनुशंसा पर आपको क्या हुआ था कि ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है, तो वो आपको सोवियत संघ या सोवियत रूस से प्रेरित है। ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना। भारतीय संविधान में ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किया था वो कौन किया था, तो वो आपको सरदार सोनसी ने किया था। कौन किया था? सरदार सोनसी समिति का ये। ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए कि जो मतलब मौलिक कर्तव्य जिस समय जोड़ा गया था, ठीक है ना, उस समय भारतीय नागरिकों को कितने फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए थे। ठीक है ना। तो उस समय जो आपको मौलिक कर्तव्य की संख्या थी, जिस समय इसको जोड़ा गया था उस समय आपको 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना। और वर्तमान में जो अगर आपको मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछ दे, ठीक है ना, तो वर्तमान में आपको भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि जो मौलिक कर्तव्य यह किसे मिला है, तो यह आपको भारतीय नागरिक को मिला है। किसने मिला है? भारतीय नागरिक को। मतलब कि जो आपको इंडिया के व्यक्ति है, ठीक है ना, उसी को क्या है कि आपको मौलिक कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है ना। वो आपको अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि वो मौलिक कर्तव्य दिए गए। ठीक है ना। पालन उसका करे या न करे उसके ऊपर है। ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताओ कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे, तो आपको सोवियत संघ से प्रेरित है। इसे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है ना। किस समिति के अनुशंसा पर, तो सरदार सोनसी समिति के अनुशंसा पर। ठीक है ना। और ये जो मौलिक कर्तव्य है वह आपको जिस समय जोड़ा गया था 1976 में, उस समय इसकी संख्या कितनी थी, तो हम कहेंगे आपको 10। कितनी कहेंगे? 10। और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या बढ़कर हो गई, कितना हो गई है, तो आपको 11 हो गई। क्या हो गई है? 11 हो गई। ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य किसे दिया गया है, तो भारतीय नागरिकों का। तो आपका यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है वो आपको संविधान में कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 के क में कहाँ है, संविधान के भाग 4 के क में। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा आपको 51 के ए में। किसमें है? 51 के में। तो याद रहेगा कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो है वो आपको संविधान में कहाँ है, तो भाग 4 के क में। ठीक है ना। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 51 के ए में। और इसके अंतर्गत, ठीक है ना, कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान में जो है आपको कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो 11। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। देखिए, दूसरा ऑप्शन है एक
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। और इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताओ कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ठीक है ना, इसकी चर्चा कहाँ है, तो हम कहेंगे संविधान के भाग 4, ठीक है ना। और इसके बाद आपको अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आपको आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर पूछेंगे मौलिक अधिकार जो है वो आपको कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार जो है अभी वर्तमान भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के प्राप्त है, तो 6 प्रकार के प्राप्त है। इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि मौलिक अधिकार की जो चर्चा है संविधान में कहाँ है, तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो आपका वही प्रश्न कर रहा है आपको क्या मतलब कि देश की रक्षा करना, ठीक है ना, किस कोटि में आता है, तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपने देश की क्या करें, रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें, ठीक है ना। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से समझना है। और मौलिक कर्तव्य 11 है, आप लोग उसे बुक से देख लेंगे, ठीक है ना। उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते, लॉन्ग टॉपिक हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। दक्षेस करने का मतलब सार्क, ठीक है ना। तो ऑप्शन कर रहा है ए में 1985, बी में कर रहा है 1980 और सी में कर रहा है 1990, डी में कर रहा है 2008। तो देखिए सार्क की जो स्थापना हुई थी ना वो आपको 1985 में हुई थी, 7 से 8 दिसंबर 1985 को। तो आइए थोड़ा सा हम लोग सार्क के बारे में क्या करते हैं कि आपको जान लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न जो है वो आपके से पूछे जा सकते हैं। देखिए तो हमारा टॉपिक है आपको सार्क। क्या है? सार्क। टॉपिक नहीं यहाँ पर आया, क्वेश्चन तो बता दे रहे, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो सार्क है, क्या है? सार्क है। तो सबसे पहले सार्क के बारे में जान लीजिए कि सार्क है आखिरकार क्या, ठीक है। तो देखिए यह दक्षिण एशिया के देशों का क्या है कि आपको एक संगठन है। क्या है? संगठन है। तो सबसे पहले सार्क का पूर्ण रूप होता है क्या, आपको साउथ, क्या जाएगा? साउथ, ठीक है ना। एशियन, क्या जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन, क्या जाएगा? एसोसिएशन, ठीक है ना। फॉर, क्या जाएगा? फॉर, क्या देखेगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, ठीक है ना। रीजनल, क्या जाएगा? रीजनल, ठीक है ना। रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय। क्या होता है? क्षेत्रीय। रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है कि सार्क का पूर्ण क्या होता है बताइए। तो आपको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब क्या हो गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या जाएगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आप लोग इसको अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है ना। देखिए दक्षिण, क्या जाएगा? दक्षिण एशियाई, क्या है? दक्षिण एशियाई, ठीक है ना। क्षेत्रीय, क्या जाएगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका आपको हिंदी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कहते हैं आपको क्या, दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, तो दक्षेस बोलते हैं। याद रहेगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको दक्षेस बोलते हैं। और इस दक्षेस का जो गठन हुआ था, क्या हुआ था? गठन, याद रखिएगा, वो आपको 7 से 8 दिसंबर 1985 को। तो आपका यही प्रश्न कर रहा है कि बताइए सार्क का गठन कब हुआ था, तो वो आपको 1985 में। और कहाँ हुआ था जानते हैं, तो आपको ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। और ढाका जो है क्या, तो आपको बांग्लादेश की क्या है, तो आपको राजधानी है। तो इसी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या हुआ था कि सार्क का आपको गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो आपको इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो था वो आपको भारतीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का था। किसका था? श्री राजीव गांधी का। नहीं, और राजीव गांधी के बारे में जब भी चर्चा है तो याद रखिएगा कि ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले क्या है कि आपको भारतीय व्यक्ति है, ठीक है ना। अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है वो आपको कौन है, तो आपको राजीव गांधी है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो सार्क की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था, तो आपको राजीव गांधी के प्रयास से। कब हुआ था, तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि इसका जो आपको मुख्यालय है, क्या है? मुख्यालय वो कहाँ है, तो देखिए तो ये जो सार्क है इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू। याद रहेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू के बारे में जानते होइएगा कि नेपाल की क्या है, तो आपको राजधानी है। क्या है? राजधानी। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें आपको सदस्य देश जो है वो आपको कितने हैं, तो देखिए तो इसमें जो आपको सदस्य देश है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वह सदस्य देश जो है वो आपको 8 है। कितने हैं? 8 है। तो आइए जानते हैं कि इसके 8 सदस्य देश कौन कौन है। तो इसमें आपको सभी लगभग भारत के पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी है। देखिए तो हमें भी याद नहीं है, हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए इसके सदस्य देश में आपको क्या हो जाएगा, तो एक में रखेंगे आपको श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को, ठीक है ना। श्रीलंका के बाद जो जाएगा आपको भारत। क्या जाएगा? भारत, ठीक है ना। भारत के बाद आपको भूटान। क्या है? भूटान, ठीक है ना। उसके बाद
चौथा जो हो जाएगा नेपाल, क्या हो जाएगा नेपाल। देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे, ठीक है ना। नेपाल के बाद जो हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा पांचवा वो हो जाएगा आपको, नेपाल के बाद हो जाएगा श्री भाभू ने बाप का माल, तो यहाँ से हो जाएगा बांग्लादेश, क्या हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश के बाद जो हो जाएगा पस है वो आपको हो जाएगा पाकिस्तान, क्या हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको सातवां हो जाएगा वो जाएगा आपको मालदीव, क्या हो जाएगा मालदीव, ठीक है ना। और आठवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अफगानिस्तान, कौन हो जाएगा अफगानिस्तान, याद रखिएगा कि आठवां जो होगा कौन हो जाएगा, तो आपको अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो देखिए तो सार्क में सदस्य देश कितने हैं, तो आपको यानी कि 8 है। अफगानिस्तान जुड़ा था 2007 में, सार्क के जब 14वां सम्मेलन हुआ था आपको कहाँ नई दिल्ली में, तो इसी में यह क्या हुआ था कि आपको जुड़ा हुआ था। तो देखिए तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सार्क में कितने सदस्य देश है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको 8 सदस्य देश है, ठीक है ना। और इसके 8 सदस्य देश जो है वो आपको दक्षिण एशिया के देश है, कहाँ के देश है दक्षिण एशिया के देश है, ठीक है ना। तो दक्षिण एशिया के कौन देश है, इस पर भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे कि श्री भाभू ने, किसने श्री भाभू ने, देखिए श्री भाभू ने बाप का माल, किसका माल बाप का माल, ठीक है ना, माल से हो जाएगा मालदीव, किसको दे दिया अफगानिस्तान को। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसके सदस्य देश में कौन कौन, श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, क्या है अफगानिस्तान। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो आपको सार्क का सदस्य नहीं है, क्या है सार्क का सदस्य नहीं है। तो इस 8 को पे छोड़कर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो आपको ढाका में हुआ था, कहाँ हुआ था ढाका में हुआ था, ठीक है ना। फिर पूछेगा कि दूसरा सम्मेलन, तो वह आपको क्या हुआ था कि आपको बेंगलुरु में हुआ था, कहाँ हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है ना। सार्क का दूसरा सम्मेलन क्या हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है ना। फिर यहाँ से 1995 में सार्क का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, 2007 में सार्क का जो सम्मेलन है वो आपको नई दिल्ली में हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सार्क सम्मेलन के जो कुछ वर्ष है उसको आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, क्या करेंगे याद रखेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है ना, तो अगर हम आपसे प्रश्न कर दे तो आपको वहां से अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से बस याद रखिएगा कि ये जो सार्क है, तो सार्क का मतलब क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। और देखिए और इसका जो हिंदी हो जाएगा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी को कहते हैं दक्षेस। इसका गठन कब हुआ था, 7 से 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुआ था, आपको ढाका में, ठीक है ना। इसका मुख्यालय का काठमांडू। इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 8। याद रखिएगा कौन कौन है, तो याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये सारे चीज समझ में आ गए तो फटाफट आप इसे क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है। तो देखिए यूरोपीय संघ के जो मुद्रा है, देखिए ऑप्शन दे रहा है डॉलर, रुपया, रूबल, यूरो। तो देखिए यूरोपीय संघ के जो मुद्रा है वो आपको यूरो है, क्या है यूरो है। और यूरो मुद्रा को क्या हुआ था कि 1999 में, ठीक है ना, यूरोपीय संघ के 12 सदस्य देशों के द्वारा क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था, ठीक है ना। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1957 में हुई थी। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपको बेल्जियम की जो आपको राजधानी है ब्रुसेल्स, वहीं पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, देखिए कि सबसे पहले यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है ना वो आपको यूरो है, क्या है यूरो है। देखिए इसको हम रिटेन समझा देते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग इसको क्या सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की, किसकी बात करेंगे यूरोपीय संघ, ठीक है ना। बुझा रहा ना सबको। देखिए तो यूरोपीय संघ की सबसे पहले स्थापना, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको 1957 में, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है, क्या है मुख्यालय, वो कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपको ब्रुसेल्स है, कहाँ है ब्रुसेल्स है। और ये जो ब्रुसेल्स है वो आपको बेल्जियम की राजधानी है, क्या है बेल्जियम की राजधानी है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, ठीक है ना, क्या है मुद्रा है, उसका नाम क्या है। तो यह आपको यूरो है। और यूरो मुद्रा को यूरोपीय संघ द्वारा कब अपनाया गया था, 1999 में। कितना में 1999 में। फिर यहाँ से क्वेश्चन एक और आ सकता है, क्या हो सकता है, आ सकता है कि यूरोपीय संघ में अभी जो सदस्य राष्ट्र है वो कितने हैं। तो देखिए यूरोपीय संघ में सदस्य राष्ट्र जो है अभी 27 है, क्या है 27। और अभी इससे हाल फिलहाल में एक देश जो है वो आपको अलग हो गया, उसका नाम क्या है, तो आपको ब्रिटेन है, क्या है ब्रिटेन है। तो आप नोट देके यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि हाल के वर्ष में, ठीक है ना, कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया। क्या हो गया, ब्रिटेन आपको यूरोपीय संघ से अलग हो गया। किससे अलग हो गया, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से, क्या है यूरोपीय संघ से, ठीक है ना, अलग हो गया। क्या हो गया है,
अलग हो गया। याद रहेगा कि ब्रिटेन जो है क्या है, तो यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, ठीक है ना, हाल के वर्ष में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो देखिए, तो यूरोपीय संघ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन क्या पूछेगा, यूरोपीय संघ की स्थापना 1957, इसका मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में, इसकी मुद्रा क्या है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको यूरो है। और यूरो मुद्रा को कब अपनाया गया था, तो 1999 में। यूरोपीय संघ में भी सदस्य राष्ट्र कितने हैं, तो 27 है, ठीक है ना। और ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अब क्या हो गया, कि आपको अलग हो गया, क्या हो गया है, अलग हो गया। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए देखिए, अब यहीं पर डॉलर कहता है, तो देखिए डॉलर कई देशों की मुद्रा है, लेकिन अमेरिकन डॉलर जो है वो आपको इसमें सबसे ज्यादा आपको विदेशी व्यापार होते हैं, तो इन चीजों को भी याद रखना है, ठीक है ना। रूबल जो है वो आपको रूस की मुद्रा का नाम है, ठीक है ना। वहीं आपको रुपया जो है, आपको भारतीय मुद्रा जो है उसे हम लोग रुपया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जिसके प्रतीक चिन्ह को क्या हुआ था, कि आपको 2010 में डी उदय कुमार नाम के जो एक आपको क्या थे कि प्रोफेसर थे, उसने क्या किया था कि आपको बनाए थे, ठीक है ना। IIT बॉम्बे के वो क्या थे कि आपको छात्र भी रह चुके थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि एशिया का वह कौन सा देश है जो आपको समूह 7 का सदस्य देश है। क्या कर रहा है कि समूह 7 का, इसका मतलब क्या हो गया कि G7 का, क्या कर रहा है, G7 का। तो देखिए, तो G7 में सबसे पहले जान लीजिए कि वो कौन कौन से देश आते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखिए, तो G7 में कौन कौन देश आते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले G7 की स्थापना कब हुई थी, तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। कितना हुई थी, 1975 में। याद रखिएगा कि G7 की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। और ये जो G7 है, ध्यान से सुनिएगा, इस G7 में आपको अभी जो है 7 सदस्य देश है, वो कौन कौन है, तो देखिए इसको याद रखना है, एकदम इजी है, ठीक है ना। जैसे देखिए कि सबसे पहले जहां अमेरिका रहेगा, क्या रहेगा, अमेरिका रहेगा, वहां आपको कनाडा रहेगा, क्या रहेगा, कनाडा, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक चीज याद रखिएगा कि जहां आपको इंग्लैंड, क्या है, इंग्लैंड, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, फ्रांस, क्या है, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है ना। इसके बाद आपको जर्मनी, क्या है, जर्मनी, ठीक है ना। जर्मनी के बाद हो जाएगा इटली, क्या हो जाएगा, इटली। और एशिया का एकमात्र देश है जापान, कौन है, जापान, जो कि आपको G7 का क्या है, सदस्य है। तो ये जितने भी देश देख रहे हैं सभी विकसित देश है। कैसा देश है, विकसित देश है, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि G7 जो है वो आपको विकसित राष्ट्रों का क्या है, आपको संगठन है। किसका संगठन है, G7 क्या है, तो आपको विकसित राष्ट्रों का संगठन है। ये बात याद रहेगा कि G7 क्या है, बताइए तो ये आपको विकसित राष्ट्रों का संगठन है। और G7 की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। इसमें सदस्य राष्ट्र कौन कौन है, तो उत्तरी मतलब अमेरिका और कनाडा। तो ये दोनों जो है उत्तरी अमेरिका का देश है, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब जो है आपको यूरोप के देश है। और जापान जो है एशिया के देश है। कहाँ के देश है, एशिया के। तो एशिया का एकमात्र देश कौन है जो G7 का सदस्य है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको जापान, क्या कहेंगे, जापान। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। चलिए आगे देखिए, तो वही आपका प्रश्न करा कि एशिया का कौन सा देश जो है वो आपको समूह 7 का सदस्य है, तो हम क्या कहेंगे, तो वह आपको जापान है, क्या है, जापान है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न करा है कि आसियान की स्थापना जो हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो आइए आसियान के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, जानेंगे। तो आसियान की स्थापना ऑप्शन ए करा 1967, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1990, ठीक है ना, ऑप्शन डी 2002। तो आसियान की जो स्थापना हुई थी ना वो आपको 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को, ठीक है ना। और आसियान का जो मुख्यालय है वो आपको क्या है, जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो आइए आसियान के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह है तो इसको इसमें लपेट देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो आसियान है, ठीक है ना, देखिए आसियान सबसे पहले आपको तो ये इसका पूर्ण रूप पता होना चाहिए। तो आसियान का जो पूर्ण रूप है ना वो है आपको एसोसिएशन, क्या है, एसोसिएशन, ठीक है ना, क्या है, एसोसिएशन ऑफ, क्या आ जाएगा, एसोसिएशन ऑफ, ठीक है ना, साउथ, क्या जाएगा, साउथ ईस्ट, क्या है, साउथ ईस्ट, ठीक है ना, एशियन नेशंस, क्या है, नेशंस, ठीक है ना। देखिए ये जो आसियान है इसका पूर्ण क्या हो जाएगा, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। और ये आसियान का जो हिंदी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको दक्षिण पूर्व, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है ना, एशियाई राष्ट्रों का संगठन, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। याद रहेगा कि आसियान का पूर्ण रूप क्या होगा, तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यही आपको आसियान का क्या होता है कि आपको पूरा रूप होता है, ठीक है ना। अर्थात करने का मतलब है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का यह क्या है कि आपको एक संगठन है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर ये जो आसियान है, आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए आसियान की जो स्थापना हुई थी वो आपको 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को। तो आपको याद रखना है ये जो आसियान है, क्या है,
आसियान है, इसका गठन कब हुआ था? तो हम क्या कहेंगे 8 अगस्त, ठीक है ना, 1967 को। याद रखना है इसका जो मुख्यालय आसियान का वो कहाँ है? इसका जो मुख्यालय याद रखिएगा वो आपको जकार्ता में, कहाँ है? जकार्ता में। और जकार्ता जो इंडोनेशिया की क्या है? तो आपको राजधानी है, क्या है? राजधानी। तो इन चीजों को याद रखना है। अब यहाँ से आपका प्रश्न आएगा कि सर इसमें सदस्य देश कौन कौन है? तो सदस्य देशों को आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हम सही से बोल दे रहे हैं, आप इसको सुनेंगे, ठीक है ना। तो आसियान के सदस्य देशों में आपको इंडोनेशिया कौन है? इंडोनेशिया है। सिंगापुर है, कौन है? सिंगापुर है, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिलीपींस है, लाओस है, ठीक है ना। अब आपको क्या है कि मलेशिया है, क्या है? मलेशिया है। म्यांमार है, क्या है? म्यांमार है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है और ब्रुनेई है। तो इस प्रकार से आसियान में जो सदस्य देश है वो आपको कितने हैं? तो आपको 10 है, क्या है? 10 है। तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसका उद्देश्य कि इन क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक विकास को क्या करना है? बढ़ावा देना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताओ बाबू कि आसियान का पूर्ण रूप क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। मतलब कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और ये जो आसियान है, ठीक है ना, वो आपको दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। और आसियान का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय क्या है? तो आपको जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है ना। सदस्य देश पूछेंगे तो क्या कहेंगे? तो आपको 10, क्या कहेंगे? 10। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। आसियान के जो सदस्य राष्ट्र है वह कौन कौन है, इस पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको इंडोनेशिया है। और याद रखिएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इसको भी लिखते चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है आपको सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको फिलीपींस, तो फिलीपींस की राजधानी जो है वो आपको मनीला है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको लाओस, लाओस की जो राजधानी है वियंतिन है। उसके बाद है आपको मलेशिया, तो मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुरम है, ठीक है ना। उसके बाद जो होगा वो आपको क्या होगा, मतलब कि म्यांमार, तो म्यांमार की जो राजधानी है वो आपको नेपिदा है। उसके बाद है कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको वियतनाम, वियतनाम की जो राजधानी है वो आपको हनोई है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या है थाईलैंड, एक छूट गया था, ठीक है ना। तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो आपको बैंकॉक है, कौन है? बैंकॉक है, ठीक है ना। इसके बाद है आपको ब्रुनेई, तो ब्रुनेई की जो राजधानी है बंदर शेरी बागवान है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इनमें से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। आसियान में कितने सदस्य राष्ट्र है? तो 10। आसियान का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? नोट करना है, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग बताएंगे, तो आप लोग इसको फटाफट क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर हम अगली टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने हमला कब किया था, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो कि आपको न्यूयॉर्क में है, क्या है? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आतंकवादियों ने आपको आतंकी हमला कब किया था यह पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या आपको अमेरिका पर हुए आपको मतलब दूसरा सबसे बड़ा, इसे हम क्या कह सकते हैं कि आपको हमला कह सकते हैं। पहला सबसे बड़ा हमला हुआ था 1941 में जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर हमला किया था। और दूसरा सबसे बड़ा हमला जो है वो आपको किसे माना जाता है? तो आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकी हमला हुआ था उसका, ठीक है ना। तो देखिए, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे WTC से, क्या करेंगे? WTC से, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत याद कर लीजिएगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है ना। WTC का मतलब वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको यह याद रखना है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, क्या याद रखना है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो हम लिखे देते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड, ठीक है ना। आपको ट्रेड क्या है? ट्रेड सेंटर, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है यहाँ पर आपको आतंकवादियों ने जो हमला किया था वो आपको कब किया था जानते हैं? तो आपको 11 सितंबर 2001 को, कितना को किया था? 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। इसी को कहा जाता है 9/11 की घटना। क्या कहा जाता है? 9/11 की घटना। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकी हमला हुआ था आपको 2001 में, इसके लिए जो जिम्मेदार था वो आपको अल-कायदा नामक आतंकी संगठन, कौन था? अल-कायदा नाम का जो एक आतंकी संगठन था, ठीक है ना, वही जिम्मेदार था। और उसके जो प्रमुख थे वो थे आपको ओसामा बिन लादेन। कौन थे? ओसामा बिन लादेन। तो इसी ओसामा बिन लादेन ने क्या किया था कि आपको अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या किया था कि आपको आतंकी हमला जो था वो आपको करवाया हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना। और ये जो ओसामा बिन लादेन है वो कहीं ना कहीं आपको जो पाला गया था वो इसे अमेरिका के द्वारा ही क्या किया गया था कि आपको पाला गया था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो आपको 11 सितंबर 2001 को, ठीक है ना। और इस आतंकी हमला के लिए जिम्मेदारी कौन सा संगठन लिया? अल-कायदा। और अल-कायदा के प्रमुख कौन थे?
ओसामा बिन लादेन, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ था, इससे जोड़ के और भी घटना को देख लीजिए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ था कि ओसामा बिन लादेन ने, ठीक है ना, कि आपको इसका ओसामा बिन लादेन कहते हैं, अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए ओसामा बिन लादेन को क्या हुआ था, पाकिस्तान के एटवाबाद में 2 मई 2011 को क्या हुआ था कि आपको पाकिस्तान में घुसकर इसको क्या कर दिया था, मार दिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा गया था, तो वह आपको पाकिस्तान के एटवाबाद में इसको मारा गया था। कहाँ मारा गया था, पाकिस्तान के एटवाबाद में अमेरिकी जो सिल कमांडो थे, ठीक है ना, उसी के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था कि आपको मार दिया गया था एटवाबाद में, ठीक है ना। कहाँ है ये जगह, तो आपको पाकिस्तान में। कब मारा गया था ओसामा बिन लादेन को, तो 2 मई 2011 को। फिर इससे जुड़ के एक घटना को और याद रखिएगा, इसके बाद ये जो आपको पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहते हैं कि अमेरिका है, वह आपको कहाँ आया, तो वह आपको यानी कि अफगानिस्तान आया। कहाँ आया, अफगानिस्तान, ठीक है ना। और इस अफगानिस्तान से तालिबानी शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन स्थापित कब हुआ था, 1996 में, और इसको अंत अमेरिका ने कब कर दिया था, 2001 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि समझना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ऐसे क्वेश्चन सब जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। क्या है, पूछे जा सकते हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। इसके लिए दोषी कौन सा आतंकी संगठन था, अलकायदा, ठीक है ना। और अलकायदा के जो प्रमुख थे वो कौन, तो ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका ने कब मार गिराया था, तो 2 मई 2011 को। कहा तो पाकिस्तान के एटवाबाद में, ठीक है ना। और इस हमला में क्या हुआ था कि आपको 2983 लोग जो थे वो आपको क्या किए थे कि अपनी जान गंवाई थी, ठीक है ना। मतलब कि 3000 में 17 व्यक्ति कम ही इसमें क्या हुए थे कि जान गंवाया था। और यह अमेरिका पर हुआ अब तक का दूसरा सबसे बड़ा क्या था कि आपको हमला था। मतलब कि इससे पहले अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला हुआ था जो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापानियों ने जब हमला किया था वो, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा जो है वो आपको ओसामा बिन लादेन के द्वारा जब वहां पर क्या हुआ था कि आपको आतंकी हमला कराया गया था तब, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है इसे हम लोग सुनेंगे, ठीक है ना। देखिए, करा कि जो दोस्त नहीं वह विरोधी है। शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच थी, तो ये आपको सोवियत संघ की, किसकी थी, सोवियत संघ की। तो याद रखिएगा कि शीत युद्ध आपको अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1946 से 1991 तक चला था, ठीक है ना। तो उस युद्ध को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। क्या है, कोल्ड वॉर। तो आप जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा जो विश्व था वो आपको 2 बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा था। एक आपको अमेरिका और एक कौन था, सोवियत संघ। तो अमेरिका जहां आपको पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किया, वहीं आपको सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा, इसको लेकर यह दोनों देश जो था वो आपको 2 गुटों में क्या हो गया, बट गया, ठीक है ना। तो समय समय पर अमेरिका और आपको क्या था कि ये जो सोवियत संघ है उसी के बीच बढ़ते तनाव को कहा गया शीत युद्ध। क्या कहा गया, शीत युद्ध कहा गया, ठीक है ना। तो शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि आपको जो सोवियत संघ के जो आपको राष्ट्रपति थे स्टालिन, उनका कहना था कि जो हमारा नहीं है, ठीक है ना। क्या है, जो हमारा नहीं, मतलब कि जो हमारा नहीं है वो हमारा विरोधी है। क्या है, विरोधी है। मतलब कि जो दोस्त नहीं है वो बिल्कुल क्या है, विरोधी है। क्या है, विरोधी है। तो ऐसा वो कहते हैं स्टालिन। कौन कहते हैं, स्टालिन, ठीक है। और यह शीत युद्ध कब तक चला था, 1946 से 1991 तक। और 1991 में शीत युद्ध का क्या हुआ था, अंत हुआ था, जब आपको सोवियत संघ का क्या हुआ था कि आपको विघटन हुआ था। क्या हुआ था, विघटन हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो आपको 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, ठीक है ना। और सोवियत संघ को 15 खंडों में क्या कर दिया गया था कि आपको तोड़ दिया गया था। और उसके बाद ये जो सोवियत संघ है इसके जो उत्तराधिकारी बने वो आपको रूसी संघ बने। कौन बने, रूसी संघ बने, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि सोवियत संघ के उत्तराधिकारी कौन बने, तो वो आपको रूसी संघ बने। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि रूसी संघ के जो आपको प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वे आपको बोरिस येल्त्सिन थे। कौन थे, बोरिस येल्त्सिन। तो याद रहेगा कि रूसी संघ के जो आपको निर्वाचित राष्ट्रपति थे प्रथम वो कौन थे, तो वे आपको बोरिस येल्त्सिन थे। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। रूसी संघ जो था क्या है, तो हम कहेंगे सोवियत संघ का यह उत्तराधिकारी बना। मतलब 15 खंड में जो सोवियत संघ बटा ना, तो उसमें से उसका जो सबसे प्रमुख बना वो कौन बना, रूसी संघ बना। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। रूसी ये जो सोवियत संघ इसका विघटन कब हुआ, तो 1991 में। और यहीं से शीत युद्ध का क्या हुआ कि आपको अंत हुआ। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वे आपको मिखाइल गोर्बाचोव थे। देखिए जहां से क्वेश्चन सब आता है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है ना। ये सोवियत संघ के क्या थे कि आपको अंतिम राष्ट्रपति थे, यानी 1985 से लेकर 1991 तक ये क्या थे कि आपको राष्ट्रपति रहे हुए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि ये जो मिखाइल गोर्बाचोव है, ठीक है ना, इसने आपको 2 मंत्र दिए थे, वो क्या दिए थे, तो पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त का। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।